हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। मैं तो आज इस वीडियो में बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन जो आप सभी तक अभी तक पहुंच चुकी होगी उसे ही हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिरकार जो ये नया सिलेबस एक तरीके से प्रपोज किया गया है, सही तरीके से वर्ड्स को यूज करेंगे, प्रपोज किया गया है, न्यू एग्जाम पैटर्न को भी प्रपोज किया गया है और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पार्ट सी में प्रपोज किए गए हैं। मतलब पार्ट सी में अब आपके पास टोटल क्वेश्चंस में से एक से ज्यादा सही क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस अब आने लगेंगे। दूसरी बात, पार्ट सी में 95 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे केमिकल साइंस में, ऐसा कुछ लिखकर आपको दिया गया है इस नोटिस में। ठीक है, तो समझ लेते हैं इस पूरी वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से। और कब ये आपका जो ये सिलेबस चेंज हुआ है, क्या ये सिलेबस आपका जून 2026 की साइकिल पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, सारी आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप सभी का स्वागत है मैट केम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विमल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर। तो हम लोग आज बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं, सिलेबस को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये नोटिस आई हुई है CSIR की वेबसाइट पर और ऐसा कहा गया है कि अभी हमने ये सिलेबस प्लान किया है, प्रपोज किया जा रहा है आपके सामने और काफी ज्यादा दिनों से इस पर वर्क करने के बाद इस नए सिलेबस को प्रपोज किया गया। इसका मतलब है चेंज होने की संभावना है पूरी। और 13 अप्रैल से लेकर, कब से लेकर 13 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक इसमें क्या करे गए हैं, सजेशंस मांगे गए हैं। 14 मई तक सजेशंस क्या करे गए हैं, मांगे गए हैं। तो आप में से कोई भी इस सजेशन को डायरेक्टली CSIR HRDG की वेबसाइट पर जाकर, CSIR HRDG की वेबसाइट पर जाकर क्या कर सकता है, अप्लाई, मतलब अपने एंड से दे सकता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 14 मई तक तो आपका ये सिलेबस पर एक तरीके से फाइनलाइज ही होगा। उसके बाद फाइनलाइज करना इसको शुरू करेंगे, है कि नहीं। 14 मई तक तो सजेशंस ही लिए जाएंगे, फिर सजेशंस को इवॉल्व किया जाएगा, इवोल्यूशन होगा उनका। फिर इसके बाद जाकर कहीं पर इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि किसमें क्या थोड़ा बहुत और चेंज किया जाए और उस सिलेबस को, पैटर्न को आपके सामने दे दिया जाए। क्योंकि लगभग पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से CSIR नेट केमिकल साइंस का सेम सिलेबस आपका चल रहा है और रिसर्च काफी ज्यादा हो चुकी है, काफी टॉपिक्स अपडेट हो चुके हैं। तो इस वजह से सिलेबस को चेंज करना एक बिल्कुल सही बात भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को चेंज करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है। तो 14 मई तक अगर सजेशंस चलेंगे तो इसका मतलब है क्या कि 14 मई तक क्या हमारी जून 2026 की नोटिफिकेशन नहीं आएगी? क्योंकि जून 2026 की नोटिफिकेशन आएगी तो सिलेबस तो साथ में ही आ जाएगा ना। सिलेबस तो लिख कर आता है कि जो CSIR की HRDG की वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस ही आपका क्या है, मेन सिलेबस है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस ये है, यही सिलेबस आपकी वेबसाइट पर अपडेटेड है और यही सिलेबस अभी रहेगा। और एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है अप्रैल एंड तक आ जाने की पूरी संभावना है। और अगर हम ये मान लें कि इस यही सिलेबस एग्जाम में आने वाला है तो ये बताइए 14 मई को इसका सजेशन कंप्लीट होगा, इसके बाद मई के एंड में जाकर ये सिलेबस फाइनल होगा, तो क्या जून में नोटिफिकेशन आएगी? जून में नोटिफिकेशन आएगी तो क्या जुलाई के एंड में एग्जाम होगा? जिसकी संभावना है सबसे कम है, बहुत कम है। तो इसलिए आपको मानकर चलना है जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है यही आपका सिलेबस है और ये सिलेबस CSIR नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2026 से साइकिल से एप्लीकेबल होने की पूरी संभावना है। पूरे सिलेबस को आज इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस में चीजों को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सीक्वेंस वे में जैसे पढ़ना चाहिए वैसे कर दिया गया है। जैसे क्वेश्चंस आजकल CSIR आपसे पूछने लगा है जिसमें वो मिक्स करके पूछता है, उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे क्या कर रहा है यहाँ पर, उस तरीके से सिलेबस को इसने लिख दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग आखिरकार आजकल करंटली कर भी रहे हैं, यूट्यूब के लाइव बैचेस में, ऐप के लाइव बैचेस में, सब जगह मिक्स करके ऑलरेडी हम लोग उसके लिए तैयार हो चुके हैं। बट ये CSIR के जो भी प्रोफेसर हैं उन्होंने इसे अब अपडेट करने के बारे में सोचा है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है, इसको देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके सेट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, जो जैसे पहले जो टॉपिक दे रखे थे उसमें क्या था कि आपके पास इस तरीके से सिलेबस दे रखा था कि केमिकल पीरियोडिसिटी, तो मतलब हो गया पूरी पीरियोडिसिटी आपको पढ़नी है। इसके बाद दे रखा होता था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग,
तो इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी होती थी। इसके बाद दे रखा था कि एसिड बेस को आपको पढ़ना होता था। इसके बाद दे रखा होता था मेन ग्रुप एलिमेंट्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर दे रखा होता था ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कैसे दे दिया है, अब इन्होंने जैसे केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए उस तरीके से दे दिया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही चैप्टर शुरू होना चाहिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका कुल मिलाकर अब इन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल को हटा दिया। जैसे पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल था, ऐसा नहीं करा इन्होंने। अब सीधा सिलेबस स्टार्ट होगा, सीधा आपको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब सबसे पहले आपको ये क्वांटम पढ़नी है। अब देखो पहले क्या था ना कि इन्होंने क्वांटम के सिलेबस को जरा हम लोग देखते हैं, तो फिजिकल के क्वांटम के सिलेबस को देखो जरा ध्यान से। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, ठीक है, इसके बाद फिर ये तीसरा वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक, फिर इसके बाद चौथा ये वाला टॉपिक। तो ये 4 टॉपिक में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम क्या थी, ऐसे अलग अलग तरीके से लिखी हुई थी। हालांकि हम लोग ऑलरेडी इसको अलग तरीके से जैसे दे रखा है ना, ऐसे ही पढ़ते थे। अब इन्होंने इस क्वांटम को ऐसे साफ साफ लिखकर दे दिया है, एक एक चीज लिखकर दे दी है कि बेसिक क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम्स क्या होते हैं। इसके बाद सिस्टम में भी देखो टर्म्स लिख रखा है, पार्टिकल इन अ बॉक्स, उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके बाद रिजिड रोटर, उसके बाद हाइड्रोजन एटम, फिर उसके बाद शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, टनलिंग हो गया, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन मेथड हो गए, इसके बाद वेरिएशन प्रिंसिपल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन हो गया, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, असिमेट्री प्रिंसिपल हो गया। तो इतना इन्होंने यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया, इतना ही पढ़ना है, जो कि पहले अलग अलग दे रखा था। इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में इन्होंने क्या किया है भाई, आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब आपको ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया हो गया, अब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इसी तरीके से आपको यूट्यूब पर ऐप पर पढ़ाते हैं। तो वहां पर आपके पास फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में, तो केमिकल बॉन्डिंग का पहले पूरा सिलेबस आपको कर लेना है, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ लेना है, AH इक्वल टू N से लेकर 2 से लेकर 4 तक, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटॉलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, वीक बॉन्ड, एक तरीके से सारे जो आपके बॉन्ड होते हैं, हर तरीके की बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, उनको इसको इन्होंने अलग से कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, तो सब कुछ मिक्स कर दिया है, एक अच्छी तरीके से सिलेबस को लिख दिया है जैसे इसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर जब आप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल समझ जाते हैं तो फिर नॉमेनक्लेचर आ जाता है। तो नॉमेनक्लेचर में आपके पास IUPAC आ जाएगी, IUPAC जो पहले भी दे रखी थी। देखो जरा ध्यान से, आपके पास अगर जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC पहले से भी दे रखी थी, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ये पहले से भी दे रखा था। तो यहां पर आपके पास बहुत कम चीजें हैं जो कि अलग से लिखी गई हैं, बस रीऑर्गेनाइज कर दी गई है। ठीक है, और थोड़ा मोर एक्सप्लेनेशनरी वे में लिख दिया गया है। इसके बाद नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट, देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी इसी में ऐड कर दिया है। इसके बाद ऊपर जाओगे तो फिर इसके बाद रेडिकल्स आ गए, कार्बिन आ गई, बेंजीन आ गई, रेडिकल, कुल मिलाकर इंटरमीडिएट्स आ गए आपके। फिर इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आ गई, सेंटर, एक्सियल, प्लेनर और हेलिकल कायरलिटी। तो ये पहले अलग से नहीं लिख कर देता था, सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री लिख कर देता था। पहले स्टीरियो केमिस्ट्री में देखो क्या लिखा हुआ था, जरा हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली आपके पास क्या लिख कर दिया हुआ था। अरे हाँ, इससे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री में जरा देखते हैं ध्यान से। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री में आपके पास क्या क्या लिख कर दिया हुआ था इससे पहले कि कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल, एसाइक्लिक, साइक्लिक, स्टीरियो, सेलेक्टिविटी, रिजिडिटी, डायस्टीरियोमर्स, असिमेट्रिक इंडक्शन। अब जबकि आपने रीसेंट क्वेश्चंस देखे होंगे तो रीसेंट क्वेश्चन में कायरलिटी, एक्सियल, एक्सियल कायरलिटी, प्लेनर कायरलिटी, हेलिकल कायरलिटी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बस इन्होंने सिलेबस में नहीं लिख रखा था, लेकिन एग्जाम में तो पूछना शुरू कर दिया था, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी ही उसके हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, डिस्क्रिप्टर, टॉपिसिटी क्या होती है और डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी सब आपने पढ़ रखे हैं, साइक्लोहेक्सेन की बात करी जा रही है। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया है, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे। ग्रुप थ्योरी में देखो इन्होंने बता दिया, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को साथ में सिलेबस में दे दिया है। तो केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, सिमेट्री एलिमेंट्स, इसके बाद पॉइंट ग्रुप, कैरेक्टर टेबल, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिलेक्शन रूल्स, टर्म सिंबल, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन, इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक प्रिंसिपल, मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनालिटिकल टेक्निक फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद
फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी FTIR, देखो ये ऐड करा है। अब इससे पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं कैसे दे रखी थी। इससे पहले जो आपकी ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी थी, तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पहुंचते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास यहाँ पर इस जगह हम लोग आते हैं, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखो कितना कम दे रखा था, देखिए जरा ध्यान से क्या दे रखा था, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा IR रमन सेडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब क्या करा इन्होंने, अब जरा देख लीजिए, अब आपके पास जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें देखो ऑलरेडी आपको, अगर मैं मैडकेम की बात करता हूं तो हम ऑलरेडी आपको ये सब अपडेटेड वर्जन में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इन्होंने यहां से पूछना शुरू कर दिया था। बट उन्होंने अब लिख कर दे दिया कि इसके बाद जो अगर आपकी ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग FTIR, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली आप PhD में जाएंगे तो वहां पर आपको FTIR का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद यूवी विजिबल हो गई, 1H हो गई, 13C NMR हो गई, एंड मास स्पेक्ट्रो हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रोबेबिंग। तो FTIR कुल मिलाकर एक्स्ट्रा अलग से लिखकर दे दिया है। इसके अलावा आपको मास के साथ साथ यहाँ पर मास भी साथ में लिख दिया, 13C भी लिख दी है, ठीक है, 1H NMR भी लिख दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो कुल मिलाकर एक साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी को उन्होंने लिख दिया, IR वो सब अलग अलग करके नहीं लिख कर दिया है इस बार, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से रीअरेंज कर दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद केमिकल एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड दियर एप्लीकेशन, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हो गए। इसके बाद ऊपर जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद एंड दियर रिलेशंस, मैक्सवेल रिलेशन, स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ली चैटलियर प्रिंसिपल, फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया, फेज रूल। तो फेज रूल को साथ में मिला दिया है और केमिकल इक्विलिब्रियम का भी ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पर मिला दिया है। यहीं पर देखिए ध्यान से, इन्होंने सॉल्यूशंस को भी इसी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गैसियस स्टेट को इन्होंने अलग से एक तरीके से ऐड कर दिया है, जो कि पहले गैसियस स्टेट अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं थी, ठीक है। स्टैटिस्टिकल के अंदर पहले रहती थी, देखो पहले स्टैटिस्टिकल में क्या लिख कर आता था अलग से, कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पार्टीशन फंक्शन, दियर रिलेशन टू द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, कैलकुलेशन मॉडल, कैलकुलेशन फॉर मॉडल सिस्टम, पहले ये स्टेट में था। अब क्या है स्टेट में, देखिए जरा ध्यान से, थर्मोडायनेमिक ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, इसके बाद एंड सॉल्यूशंस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन फंक्शन एंड दियर रिलेशन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। तो वही है, बहुत अंतर, कुछ भी खास अंतर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी देख लो, लगा हाथ, साथ ही साथ में दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन, रेडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिबाई हकल थ्योरी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कोलर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, आयनिक इक्विलिब्रिया भी आपका थोड़ा सा दे दिया है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पहले क्या था, पहले आपका नस्ट इक्वेशन, रेडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिबाई हकल थ्योरी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कोलर्स लॉ एप्लीकेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो वही कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयनिक इक्विलिब्रिया, सब कुछ तो दिया हुआ है, वही यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद और देखिए, जो पहले सिलेबस में था काइनेटिक्स को देख लीजिए। काइनेटिक्स में देखिए, काइनेटिक्स के साथ ही इन्होंने सरफेस लिख कर दे दिया है कि काइनेटिक्स हो गई, सरफेस हो गई, इसके बाद एम्पिरिकल रेट लॉ हो गए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो गए, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हो गए, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गए, कोलिजन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो गई। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, एंजाइम काइनेटिक्स, सॉल्ट इफेक्ट। इसके बाद होमोजेनियस कैटालिसिस, जो कि सरफेस केमिस्ट्री एक तरीके से आ जा रही है। इसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके बाद नीचे जाएंगे, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये सरफेस में मिक्स करके दे रखा है। वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर्स, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स अलग से दे रखा है। इसके बाद आइसोथर्म्स, सरफेस एरिया, प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये जो आपका 11 और 12 नंबर था, देखिए जरा ध्यान से, ये जो आपका 11 और 12 नंबर था, यही इन्होंने क्या किया है, मिक्स करके आपको एक पॉइंट में दे दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ इसमें खास आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा, ये सब पहले से हमें पता था। फिर इसके बाद इन्होंने मेन ग्रुप एलिमेंट्स को अलग कर दिया है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आप देखेंगे तो आपको क्या करा है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक ट्रेंड्स, हाइड्राइड, हैलाइड ऑक्साइड, ऑक्सा एसिड। इसके बाद ऊपर जाएंगे आप तो यहीं पर इसी तरीके से आपके पास नाइट्राइड, सल्फाइड, बोरेन्स, कार्बन एंड सिलिकॉन, सिलिकेट्स, बोरॉन नाइट्रेट्स।
तो है आपका कुल मिलाकर सब कुछ वही, यहाँ पर आपके पास कुछ भी खास अलग नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको पहले से भी ऐसे ही पढ़ाई जाती थी। इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको लिंक में दे रहा हूं, वहां से आप इसको पढ़िए, ये सब कुछ वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था, बस इसको अलग से अच्छी तरीके से किताना बेस होगा, डायग्राम, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, टीएस ये हो गया, ठीक है, इसकी सीएफटी हो गई और एमओटी हो गई ऑफ 4, 5, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी हो गई, सीएफटी हो गई, जेटीडी हो गई, मेटल मेटल बॉन्डेड कंपाउंड्स हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म हो गया, सिलेक्शन रूल हो गया, ऑर्गल डायग्राम हो गया, टीएस डायग्राम हो गया। बताइए कौन नहीं पढ़ता था इन सब चीजों को? तो ये पहले अच्छी तरीके से लिखे नहीं हुए थे, अब इसको इन्होंने क्या करा, अच्छी तरीके से आपके सामने लिख दिया। एक कोई और टॉपिक उठाकर हम लोग देख लेते हैं। देखो पहले बस सिलेबस जो था ना, देखो वो यहीं पर खत्म हो जा रहा है, इसी जगह खत्म हो जा रहा है, यहीं पर आपका सिलेबस खत्म है। लेकिन इनका सिलेबस देखो कितना आगे जाता जा रहा है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस को इन्होंने और इलेबरेट करके बता दिया है, क्या कि मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन मेटल बेस्ड रीजेंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ नेम रिएक्शन, कीमो रेजियो एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशंस, एसिड बेस कैटालिसिस, और इसके बाद ऑर्गेनो कैटालिसिस, ठीक है, जो ऑर्गेनोमेटालिक्स में अलग से पढ़ना होता है, ट्रांजिशन मेटल कैटालाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन एंड सिंथेसिस, लीनियर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड डाइवर्टेड एंड इटरेटिव सिंथेसिस। तो ये सिंथेसिस के जो नए नए टर्म्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर अलग से यूज करा दिए। अम्पोलंग, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, असिमेट्रिक सिंथेसिस, मेथड ऑफ असिमेट्रिक सिंथेसिस, इंडक्शन, ऑक्सिलरी रीजेंट। तो ये सारी की सारी चीजें जो कि आजकल रिसर्च, रिजोल्यूशन, काइनेटिक, पैरेलल एंड डायनेमिक काइनेटिक रेजोल्यूशंस, डिसिमेट्रिक एंड स्पेसिफिक, इस तरीके से आप देखेंगे। एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस, एपॉक्सीडेशन, डिहाइड्रोक्सिलेशन, इसके बाद एल्डोल, ये सारी की सारी चीजें। इसके बाद हेट्रोजीनियस केमिस्ट्री, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, ये 18 टॉपिक्स क्या किए हैं, 18 टॉपिक्स में सिलेबस को मेंशन कर दिया है, जो कि पहले 34 टॉपिक्स में लिखकर आया करता था, इन्होंने उसको शिफ्ट करके क्या करा है, 18 टॉपिक्स में लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद इसको बेटर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो बेटर एक्सप्लेनेशन यहां पर दे दिया है, ठीक है, स्पेलिंग के लिए माफ करिएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर केमिकल साइंस की बात करते हैं, तो यहां पर ये एक अलग लाइन इन्होंने लिख कर दी है, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन पर क्रिएट होता जा रहा है, और वो ये है कि पार्ट सी जो होगा वो सेल कंटेन 60 क्वेश्चन, जो पहले से भी था केमिकल साइंस के लिए, that shall be analytical nature where a candidate is expected to apply scientific knowledge to arrive at the solution to a given question problem। तो यही पहले भी होता था, यही अभी भी होता है, एनालिटिकल नेचर ही रहता था, क्वेश्चन को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करता था, सब कुछ वही है। कुल मिलाकर ये जो पूछते थे इन्होंने उसको लिख दिया है अच्छे से, ठीक है, और कुछ अलग नहीं किया है। इसके बाद क्वेश्चंस इन द पार्ट शैल हैव, ये जो अलग से लाइन दे दी है कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होंगे, इसका मतलब है एमएसक्यू या फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिनको बोला जाता है, तो ये हो सकते हैं। और इसके लिए दिया हुआ है कि क्रेडिट इन अ क्वेश्चन शैल बी गिवन ओनली ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। तो पूरे के पूरे एमएसक्यू नहीं होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे एमएसक्यू नहीं होंगे, कुछ एमएसक्यूज यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। नो क्रेडिट शैल बी अलाउड टू क्वेश्चन इफ अ इनकरेक्ट ऑप्शन इज मार्क्ड एज करेक्ट आंसर, नो पार्शियल करेक्ट credit is allowed, a candidate shall be required to answer any 25 questions, each question shall contain 25 marks and total allocated marks will be 95 out of 20। तो 95 कैसे होंगे, 25 क्वेश्चन करोगे और 4 क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं हर मार्क्स के हैं, तो इसका मतलब है ये मिस टाइपिंग है, डायरेक्टली इन्होंने मैथमेटिक्स के सिलेबस से उठा लिया। मैथमेटिक्स में बेसिकली आपके पास 95 मार्क्स की पार्ट सी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर वहां 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो इसलिए वहां से इसको उठाकर पटक दिया इन्होंने। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात कि 14 मई तक इसके वो भरे जा रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर अपना जाइए CSIR HRDG सर्च करिए, उस पर आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, वहीं पर आप अपना जो भी रिव्यू है उसको फिल कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है।
इसके अलावा सिलेबस जो चेंज हुआ है 14 मई तक, तो उसके क्या कहते हैं एप्लीकेशन और एक तरीके सजेशन ही लिए जाएंगे। उसके बाद फिर जाकर कहीं पर इसको फाइनलाइज किया जाएगा, फिर इसको वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, और तब तक तो मई खत्म हो जाएगी। तो तब तक आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो एग्जाम 2-3 महीने शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो आपका सिलेबस ये जो होगा ये दिसंबर 2026 के एग्जाम के लिए है, और इसमें दिसंबर 2026 वाले में एमएसक्यू भी आ सकते हैं, तो चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। तो इसलिए बदला हुआ एग्जाम पैटर्न और बदला हुआ सिलेबस हमेशा पेपर को आसान कर देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, आप बढ़िया से तैयारी करिए। जो आपने अभी तक पढ़ रखा है जून 2026 के लिए, या फिर जो आपको हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर या फिर ऐप पर, वो सब कुछ इस नए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही हम करा रहे हैं। ऑलरेडी एग्जाम हमने देख रखा है, ये इन्होंने खुद चेंज नहीं किया था, तो इनकी गलती है, वो इन्होंने कर लिया है। बट एमएसक्यू वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, वो देखते हैं कि कब आपका एप्लीकेबल होगा, जो कि दिसंबर 2026 में ही एप्लीकेबल होगा। तो चिंता मत करिए, यूट्यूब पर आपको हम लोग फ्री इस समय क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है। और हर वीक में मंडे, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 5 PM पर फ्री रेफरेंस बुक क्लासेस आपके लिए कराई जा रही हैं। ये मैटकेम क्लासेस का फ्री यूट्यूब बैच है, ठीक है। और इस फ्री यूट्यूब बैच को आप जाकर यहाँ पर, ये मैटकेम क्लासेस का फ्री यूट्यूब बैच है, वीक में 3 लाइव क्लासेस होती हैं, हर क्लास की पीडीएफ मैटकेम क्लासेस के ऐप पर मिलती है। ऐप पर जाना है, CSIR नेट कैटेगरी में पहुंचना है। देखो ऐप पर जाना है आपको, मैं बता देता हूँ, ऐप पर जाना है, CSIR नेट कैटेगरी पर जाना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, और इस तरीके से आपको ये फ्री बैच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि मैटकेम क्लासेस, तो ये क्लास आज शाम को देखो ऑर्गेनोमेटालिक्स की रेफरेंस बुक की क्लास है, तो जरूर ज्वाइन करना। अगर ये मिस हो जाए तो अगली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी क्लास होगी रेफरेंस बुक की, तो उसे भी जरूर ज्वाइन करना। सॉलिड स्टेट की क्लास कराई है मैंने, उसे जाकर देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने करे हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं, इन फ्री क्लासेस को आप ज्वाइन करते रहिए। इसके अलावा मैटकेम क्लासेस अपने सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी इस समय जश्न सिलेक्शन का हमारा एक सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसमें हम अपने दिसंबर 2025 और गेट 2026 के रिजल्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके सारे ऑफर्स आज रात 15 अप्रैल को मैटकेम क्लासेस के ऐप पर क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। 70% तक का डिस्काउंट है। लाइव बैच है एक आपके लिए जून 2026 का, इसके अलावा एक रिकॉर्डेड बैच है, एक रिकॉर्डेड और लाइव बैच का कंबाइंड बैच है। काफी सारे कोर्सेज के ऑप्शन है, सबकी फीस बहुत कम कर दी गई है। ये मैटकेम क्लासेस के सिलेक्शन है, इनको जाकर जरूर चेकआउट करिए। ये जो लाइव बैच चल रहा है, इसमें हम लोग 100 लाइव क्लासेस, हर क्लास 2 घंटे की करके आपको क्या करा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस 2 महीने में कवर करा रहे हैं। तो आपको 100 क्लासेस देखने के लिए मुश्किल से 1 महीने का समय चाहिए। आप उनके थ्रू इस पूरे सिलेबस को A to Z कंप्लीट कर सकते हैं और 100% आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मैटकेम क्लासेस के ऐप को ना सही तो मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। एप्पल पर अभी हमारा जो एप्पल स्टोर पर ऐप है वो मेंटेनेंस में है, तो metcamclasses.online वेबसाइट पर विजिट करिए अपने सफारी ब्राउजर से या लैपटॉप पीसी से। उसके बाद metcamclasses.online वेबसाइट के अंदर CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट करिए, ऑल कोर्सेज पर जाइए और अपने फ्री और पेड बैचेस के जो भी ऑप्शन है उनको फिगर आउट करिए। इस लाइव बैच में, जो कि एक लाइव क्रैश कोर्स है जून 2026 का, उसमें आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर एक लाइव टेस्ट सीरीज भी अनाउंस करी गई है, जो कि हर वीकेंड में आपके टेस्ट कराएगी, ठीक है। जो कि 60 डेज का मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डाली है चैनल पर, उसे जाकर देख लो, तो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो, तो इन दोनों नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। आई होप आपके दिमाग से सारे जो डाउट्स हैं सिलेबस चेंज को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप क्या तैयारी करो जाके, ठीक है। थैंक यू सो मच।